स्टैंडर्ड 8 हिंदी की आईसीएससी की लेसन नंबर 7 रथ चक्र। पीली पीली धूप निकलने लगती थी। चीड़ के लंबे लंबे पेड़ और भी ऊंचे लग रहे थे। बर्फ से ढकी पहाड़ियों की चोटी पिघलते सोने की तरह चमक रही थी। धुंधल के उस पार मैं कुछ खोज रहा हूँ, पर स्पष्ट कुछ दिखता नहीं। यहाँ पे ऐसा जो नज़ारा है उसका वर्णन किया हुआ है कि पीली पीली धूप दिखाई दे रही थी और पेड़ भी थोड़े और ज़्यादा बड़े लंबे लग रहे थे। जो पहाड़ी थी उसकी टोची थे वो बर्फ़ से कवर हुई थी और वो कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो क्या ढूंढ रहे थे। हमारे नरेटर, आज वर्षों बाद मैं फिर यहाँ हूँ, यहाँ अपने घर। यहाँ के कण कण में शीशों की कितनी ही हर्ष विषाद मिश्रित स्मृतियाँ बिखरी पड़ी है। बहुत टाइम के बाद जो हमारे नरेटर है वो अपने घर गाँव गए होते हैं और उन्हें अचानक से सारी पुरानी बातें याद आ जाती है। पिताजी का स्वर्गवास हुआ तब हम छोटे थे। उनके पापा जब ऑफ हो गए थे तब वो बहुत ही छोटे हुआ करते थे। माँ का बिलक बिलक कर रोना, दीदी के कभी ना थमने वाले आंसू, बाबा का कोरा कागज सा सफ़ेद चेहरा आज भी अनायास याद आते हैं तो अजीब सिहरन सी होती है और काँप काँप उठता हूँ। यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि जैसे ही मैं ये सब चीज़ें याद करता हूँ, दोहराता हूँ, जब पापा गए थे तो उनका एकदम फीका पड़ा हुआ वाइट सा चेहरा, मम्मी की रोती आंखें और जो बहन रो रही थी, जिस हिसाब से ये सब चीज़ें बस याद आता है तो घबरा सा जाता हूँ। मैं तब कनू के बराबर था, मैं एकदम छोटा सा था। यहाँ पे कनू एक छोटा सा बच्चा है, उसकी कंपैरिजन कर रहा है कि मैं कनू जितना था। दहरी के पास माँ सिर झुकाए बैठी हुई थी, बाबा पत्थर की तरह गुमसुम हो गए थे। यहाँ पे मम्मी जो थी वो दहरी मीन्स जहाँ पे दहरीज होती है घर पे, वहाँ पे ऐसे सिर झुकाकर बैठी थी और पापा एकदम खामोश वहाँ पे पड़े थे, एक भी शब्द बोल ना पा रहे थे। दीदी मुझे गोद में उठाए चुपचाप रो रही थी, बस रोए ही जा रही थी। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, मैं बहुत छोटा था, लेकिन दीदी मुझे गोद में उठाकर रो रही थी और बस पापा एक जगह पे बस पड़े हुए थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। पिताजी की अकाल मृत्यु ने बाबा को और बूढ़ा बना दिया था। पिताजी की मृत्यु के बाद जो बाबा थे वो और ज़्यादा बूढ़े हो गए थे। बाबा मीन्स उनके दादाजी के बारे में बात कर रहे हैं। हाथ पाँव अब अधिक चल ना पाते थे, अभी उनके हाथ पैर इतने नहीं चलते थे। स्मृति भी अब किसी सीमा तक साथ छोड़ ही रही थी। बस यादें, एक टाइम के बाद आप सब चीज़ें भूल जाते हो। थोड़े थोड़े टाइम के बाद बातें करते करते बहक उठते, बार बार कोई बात बताने पर भी जल्दी भूल जाते। और बापूजी की बात बताते हुए बोलते, जो उनके बाबा थे उन्हें अभी चीज़ें याद नहीं रहती पहले की तरह। अब कोई भी चीज़ उन्हें बार बार याद भी कराओ तो वो भूल जाते थे। दुकान का जितना उधार उनके पास था उन सब ने ठेगा दिखा दिया था। उनके पास लोगों के पैसे बहुत लेने थे, लेकिन जब मांगने गए तो उन्होंने मना कर दिया देने से। सगे संबंधियों ने सहायता करने तो अलग रहा, पिताजी की आकस्मिक मोहर का पूरा लाभ उठा लिया। किसी ने मदद के लिए तो आए नहीं पापा के मरने के बाद, लेकिन उल्टा हमारा ही फायदा उठा लिया। दोबारा अपनी अपनी रकम वसूल करने से भी वे चूके ना थे। एक बारी तो पैसे लेके गए थे और दूसरी बारी भी पैसे लेने में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। मतलब लोगों ने सारी जो प्रॉब्लम्स थी, उनका जो ये प्रॉब्लम चल रही थी, समस्या थी, उनका फ़ायदा उठा लिया पड़ोसियों ने। किसी पड़ोसी दुकानदार ने ग्राहक तोड़ लिए थे, किसी ने अगल बगल की हमारी ज़मीन दाव ली थी। घर बाहर के सभी लोग जैसे हमें नोचने के लिए खड़े हुए थे। यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि जो पड़ोसी के दुकानदार थे वो ग्राहक हमें उल्लू बना रहे थे। फिर आजू बाजू की ज़मीन थी वो आजू बाजू लेने में निकल पड़े थे और घर बाहर के सभी लोग जो थे हम लोग को काटने को दौड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई भी तो अपना नहीं दिखता था। बाबा बूढ़े थे, हम छोटे, और मैं तब छोटा हुआ करता था। बाबा बूढ़े थे और कोई हमें अपना कोई भी नहीं दिख रहा था। एक दिन बाबा ने बड़े भैया को बुलाया, पता नहीं क्या कहा कि बड़े भैया सारा दिन उदास रहे। बाबा ने बड़े भैया को बुलाया, बड़े भैया को कुछ कहा, लेकिन वो इतने उदास रहे कि कोई पता ही नहीं उनका। शाम को खेत से लौटते समय मुझसे बोले, जीतू मैं पढ़ने में अल्मोड़ा जाऊँ तो तू घर का काम देख लेगा। शाम को जब खेत से आए तो बड़े भैया ने मुझसे बोला कि मैं जब अल्मोड़ा पढ़ने जाऊँगा तो तू घर का काम संभाल लेगा ना। मेरी समझ में बात आई नहीं, मैं छोटा था इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। भैया पढ़ने जाए यह ठीक है, लेकिन घर में मुझे क्या देखना है और कैसे, और मुझे क्या संभालना होगा घर पे, उसे समझ में ही नहीं आया। तो सारा दिन उधर उधर मित्रों के साथ घूमता रहता है। देखना बाबा बूढ़े हो गए, इतना बड़ा कारोबार है, उनसे दुकान में अधिक काम हो नहीं पाता। मुनीम रखते हैं लेकिन वे लूट खसोट में कसर नहीं छोड़ते। तो स्कूल से लौटकर सीधा घर आया कर किसी काम में मदद कर लेना, इससे बाबा को बड़ा सहारा मिलेगा। सो वो ऐसा बोल रहे हैं कि तू, हमारा इतना बड़ा कारोबार है लेकिन जो मुनीम रखे, मतलब जो अकाउंटेंट रखे, वो भी उल्लू बना के चले जाते हैं, तो तू थोड़ा बहुत स्कूल से जल्दी आ जा, अपने फ्रेंड्स के साथ इधर उधर मस्ती मत कर और अपना काम संभाल ले। बड़े भैया का
भीग आया था। रोने रोने जैसे हो गए थे भैया। वे उसी बहाव में आगे बोले, ऐसा कोई भी तो नहीं जिसकी हम सहायता ले सके, और ऐसा भी बोले कि ऐसा कोई है भी नहीं कि हम जिसकी मदद ले पाए। पिताजी हमें खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे ना। बाबा कहते हैं कि मैं आगे पढूं, और पापा चाहते थे कि मैं आगे पढूं, तो मैं वही कर रहा हूँ। अभी मैं उनकी ख्वाहिश ख़त्म कर रहा हूँ। बाबा कहते हैं कि मैं आगे पढूं, और बाबा भी चाहते हैं कि मैं आगे पढूं। पिताजी जिस तरह सारे काम चलाना चाहते थे वैसे ही सब चले। बाबा का दिन नहीं दुखाना है। मैं बोले, बाबा को भी कोई चोट ना हो। मैं नहीं चाहता। बड़ा भाई यहाँ पे उससे छोटे भाई को बोल रहा है, जिसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, जो हमारे नरेटर है। और पिताजी भी जिस हिसाब से काम चाहते थे हम वैसे ही करेंगे। हम बहुत मेहनत करेंगे। मैं भी खुद बहुत परिश्रम करूँगा। तू भी पढ़ने में मेहनत कर। बेकार का घूमना फिरना छोड़कर खाली समय में घर का काम देख, और जब फ्री है तो तू बाकी सारा काम देख। छुट्टियाँ मिलते ही मैं भी घर आ जाया करूँगा, और छुट्टियाँ मिलते ही मैं भी घर आ जाऊँगा। और बड़े भैया सचमुच एक दिन चल पड़े, और वो एक दिन चले ही गए। घोड़े पर उनका सामान लादा, घोड़े पर सारे सामान को रखकर पुल पार कर तक बाबा लाठी टेकते टेके उन्हें पहुंचाने गए, और बाबा लाठी के सहारे उन्हें छोड़ने तक भी गए। बड़े भैया से पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते, और पता नहीं बड़े भैया के साथ उन्होंने क्या क्या बात की, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। बड़े भैया उम्र में मुझसे केवल 3 साल बड़े थे, और बड़े भैया उनसे, जो हमारे नरेटर है, उनसे सिर्फ 3 साल ही बड़े थे। और लेकिन लगता था कि पिताजी की अकाल मृत्यु ने उन्हें बहुत सिखा दिया हो, और ऐसा लग रहा था कि पिताजी की मृत्यु के बाद वो उन्हें बहुत कुछ सिखा गया हो। फिर काम में डूब गए थे बाबा। ना दिन देखते थे ना रात, और बाबा फिर काम में ही डूब गए। ना दिन देखे ना रात देखे, बस काम करते रहते थे। कहीं कुछ भी कमी ना आने दी उन्होंने। जिस तरह मेहमान पहले आते थे उसी तरह फिर आने लगे। उन्होंने बोला, कोई काम करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़े। मेहमान अब वापस से आने शुरू हो गए, पता नहीं क्यों। बहू बेटियां जो भी घर आती, बाबा उसी तरह उन पर पैसे लुटाते जिस तरह पिताजी लुटाया करते। और यहाँ पे बाबा भी उसी तरह पैसे लुटाते थे जैसे पापा लुटाते थे। पाठशाला और अस्पताल में चंदों में अब उतनी ही रकम दान दी जाती थी जितनी पहले दी जाती थी। पहले की तरह ही उतना दान दिया जाता था हॉस्पिटल और पाठशाला में। लगभग साल भर बाद बड़े भैया का परीक्षा परिणाम आया तो बाबा की बूढ़ी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए। प्रथम स्थान पाया था उन्होंने। पहला क्रमांक आने की वजह से बाबा की आंखों में खुशी के आंसू छा गए थे। उनको बहुत अच्छा लगा। वजीफा भी मिलने लगा था और स्कॉलरशिप भी मिल गई थी उन्हें। बाबा सबसे अपने पोते का बखान करते, बहुत परिश्रमी है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। उनका तारीफ करते करते थकते नहीं थे बड़े भाई का, कि वो बहुत ही मेहनती है और बिल्कुल अपने पापा की तरह है। मैं स्कूल जाता, घर का, दुकान का, खेतों का काम भी देखता, खाली समय में पढ़ता और एक के बाद एक सीढ़ी पार करता चला गया। कभी एक भी पैसा व्यर्थ खर्च करते मुझे किसी ने नहीं देखा था। यहाँ पे बोले, मैं स्कूल जाता था, एक्स्ट्रा काम करता था, घर का काम करता था, एक के बाद मैं सीढ़ी चढ़ता रहा, और कभी मैंने पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं किया, कभी बेफालतू का खर्चा नहीं किया। दोनों बच्चे होनहार निकल गए तो मेरी ज़िंदगी भर की तपस्या सफल हो जाएगी। बाबा हमेशा कहा करते थे कि दोनों बच्चे बहुत ही मेहनती निकलेंगे ना, तो मेरी सारी परिश्रम जो तपस्या है वो ख़त्म हो जाएगी और मैं अपने आप को पुण्यशाली मानूंगा। पास पड़ोस के लोगों ने बगीचे लगवाने शुरू कर दिए थे। बाबा ने भी फलों के पौधे लगाने के लिए गड्ढे खुदवा दिए थे। वे हर किसी को अच्छे फलों की पौधे लाने को कहते। दुकान की छत की मरम्मत पुताई करवा दी। गौशाला के आगे लंबा चौड़ा आंगन बना दिया था। यहाँ पे सब बगीचे बना रहे थे तो बाबा भी वो बना रहे थे। वो चाहते थे कि पौधा लगाकर, लोगों को बोलते थे कि आप भी पौधे लेके आओ, और वो पौधा लगाकर ऐसे लंबा चौड़ा आंगन बनाकर ऐसे पुताई करवा ली थी उन्होंने, और गौशाला भी बनवा दी थी लंबी चौड़ी, ताकि वहाँ पे गाय भैंस सबको रख पाए। बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे। शायद उन दिनों बाबा ने सेब और नाशपाती के पौधे लगवाए थे। उस टाइम की बात है। बाबा ने सेब और नाशपाती के जो पौधे होते हैं वो लगवाए थे। बाबा कहते थे, अरे इनके फूलने फलने तक मैं जिंदा भी ना रहूँगा, बच्चे तो खाएंगे। वैसे बोले, मैं शायद तब तक रहूँ ना रहूँ, लेकिन बच्चों को तो खाने मिलेगा। हमारा नरेंद्र फलों का बड़ा शौकीन था। आंगन के आगे लगे मालतों की पौध वही आया था चौबतिया से। अब वो बोले, नरेंद्र तो बड़ा शौकीन है फलों का, और वही तो लाया था ये जो वेल है उसकी लगाने के लिए। अब फलने लगे हैं, इस बार खूब फल आएंगे इन वृक्ष पर। और वो वृक्ष को देखते बाबा बोलते रहते कि अब तो इस पर बहुत सारे फूल आएंगे, बहुत सारे फल आएंगे। बड़े भैया फौज में चले गए, और फिर जैसे जैसे टाइम गया बड़े भैया देश की सेवा के लिए चले गए। उनकी पदोन्नति हो गई, उनको प्रमोशन मिला। मैंने दिल्ली में नौकरी कर ली। इस बीच बाबा चल बसे, और मैं जब नौकरी करने दिल्ली गया तब बाबा नहीं रहे। घर में केवल माँ रही, एकदम अकेली। पिछली बार घर जाने पर मैंने बाबा का धूल और धुएं से ढका फोटो साफ करके देवता के पास रख दिया।
बाबा का जो फ़ोटो था मैंने साफ़ कर दिया, बहुत धूल धूल हो गई थी, तो मैंने भगवान के फ़ोटोज़ के साथ उनका फ़ोटो रख दिया। तुम अकेली क्यों रहती हो माँ? मैंने माँ से पूछा। माँ से उन जो हमारे नरेटर है वो उनसे पूछता है कि तुम अकेली क्यों रहती हो? माँ बोली तो कहाँ जाओ, तपन का कोई भरोसा नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ। तपन मीन्स उनका बड़ा भाई। तू शादी करता नहीं, मुझे तो ये डांडे पहाड़ ही अच्छे लगते हैं। उन्होंने बोला तू शादी करके बहू लाता नहीं है, मुझे तो सिर्फ ये पहाड़ी और ये गाँव ही अच्छा लगता है। ज़िंदगी के कुछ दिन और रह गए, वे भी यही बीत जाए, बस इतनी इच्छा है कि मैं अपनी लास्ट ज़िंदगी के आखिरी दिन भी यही बिताना चाहती हूँ। माँ, तुम अपनी पसंद की बहू ढूंढ लो जो तुम्हारी खूब सेवा करे। अगली बार घर आऊँगा तुम्हें निराश नहीं करूँगा। भैया को भी तब छुट्टियाँ मिल जाएगी, कुछ दिन पूरा परिवार एक साथ रहेंगे। और अपनी माँ को अपनी बीवी ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर वो बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब वेकेशन होगी तो हम लोग सब साथ में परिवार में बहुत मज़े करेंगे। बड़े भैया ने फौज में ही काम कर रहे अपने किसी बड़े अफसर की लड़की से शादी कर ली। भाभी केरल की थी, पहाड़ों की ज़िंदगी क्या होती है उन्हें पता नहीं थी। एक बार अम्मा उनके साथ कुछ महीने बिताने के लिए गई, लेकिन थोड़े ही दिनों में लौट आई। वहाँ की ज़िंदगी उन्हें रास नहीं आई। जो बड़े भैया थे उन्होंने जो उनके बड़े अफसर थे उनकी बेटी के साथ शादी कर ली। भाभी केरला की थी, मम्मी थोड़े दिन वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए गई, लेकिन उन्हें वहाँ का क्लाइमेट इतना रास नहीं आया। मेरे दिल्ली लौटने के कुछ महीने बाद ही माँ का पत्र मिला, तेरे लिए चांद से बहू ढूंढ ली है, तपन को लिख दिया है, वह भी आएगा, चेत में शादी होगी। और वैसे बोल रहा है उनकी मम्मी लेटर में कि मैंने तुम्हारे लिए बीवी ढूंढ ली है, तुम जल्दी आना, चेत में तुम्हारी शादी है और तपन भी ज़रूर आएगा। चैत से पहले ही देश की स्थिति बिगड़ रही थी। पाकिस्तान में युद्ध शुरू हो गया। चैत महीना आते आते, ये हिंदी महीने का नाम है। सो जैसे ही युद्ध शुरू हो जाता है और चैत आते आते तो भैया उन दिनों बांग्लादेश में मोर्चे पर थे और जयसूर की तरफ कही। और उस टाइम पे जो तपन भैया थे वो जयसूर की तरफ थे बांग्लादेश में। युद्ध पर जाने से पहले भैया मिलने आए थे। एक दिन मेरे साथ रहे, सारी रात वे तो सोए ही नहीं सके। बोले युद्ध पर जाने से पहले भैया एक दिन मुझे मिलने ज़रूर आए थे, एक दिन मेरे साथ भी रहे, लेकिन वो पूरी रात तक वो युद्ध के बारे में सोचते रहे और उन्हें थोड़ी भी नींद नहीं आई। घर बाहर की पता नहीं कहाँ की बातें करते रहे और इधर उधर की सर जगह की बातें करते रहे और थोड़े बहुत कपड़े खरीदे, अपने हाथ की बहुमूल्य घड़ी उतार कर और मुझे दे दी और चले गए। भाभी और बच्चों से जानबूझकर नहीं मिले, बोले इससे दिल कमज़ोर हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और अपनी बीवी और बच्चों से नहीं मिले। उन्हें लगा पता नहीं शायद मैं निराश हो जाऊँ, पता नहीं मुझसे रहा नहीं जाए। फिर रेलवे स्टेशन तक मैं छोड़ने गया तो भैया देर तक मेरा हाथ थामे रहे, मानो वो उनकी आखिरी विदाई हो मेरे लिए, और बस मुझे देखते रहे और मेरा हाथ थाम कर खड़े रहे। जीतू, तू बहुत कमज़ोर है, अपनी सेहत का ध्यान रखना। लौटने पर अब की बार खूब लंबी छुट्टी लेंगे, 1-2 महीने आराम से घर बिताएंगे, बंगलानुमा नया मकान बनवाएंगे। और जाते जाते वादा करके जाते कि तो थोड़ा कमज़ोर है, अपने आप को बॉडी वॉडी बना, और थोड़ी जब मैं आऊँगा ना वापस तो छुट्टी लेके हम लोग नया घर बनवाएंगे बंगलानुमा में और 1-2 महीने आराम करेंगे। जब ट्रेन चलने लगी तो मैंने देखा भैया के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, एक डर था, मानो वापस नहीं आने वाले हो। घमासान युद्ध की खबरें आती, भारतीय सेनानी मुक्त वाहिनी के साथ निरंतर आगे बढ़ रही थी और मेरी आंखों में नींद न जाने कहाँ खो गई थी। मैं कंटिन्यूसली न्यूज़ देखे जा रहा था कि जो भारतीय सेनाएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और पता नहीं मेरी नींद गायब सी हो गई, पता नहीं अजीब सी बेचैनी सी छा गई थी अंदर। तभी एक रात तार मिला। तार मीन्स एक लेटर होता है जो इमीडिएटली आता है। लिखा था, मेजर तपन कुमार ढाका के पास किसी मोर्चे पर शत्रु से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। इनकी मृत्यु की न्यूज़ आती है। यह वज्रपात असह्य था। हम लोगों के लिए माँ पागलों की तरह दिन रात रोती रहती, और मैं घर आया तो भाभी के साथ थी और दोनों बच्चे भी। और जब ये सब चीज़ें मिली तो मम्मी रोने लगी और मेरे साथ भाभी और दोनों बच्चे भी थे। तपस्वी ने तो अब आने को लिखा था, चैत में लगन तय किया था। माँ सुबक सुबक कर रोने लगी थी और वो बोली थी कि मैंने तो चैत में शादी डिसाइड की हुई थी, और वैसे करके माँ आधा चीज़ बोलते बोलते रोने लगी। माँ तुम्हें बहू चाहिए थी ना साथ रहने के लिए, लो भाभी आ गई। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी परवरिश करनी है। भैया चल बसे तो क्या हुआ, हम तो है। और वैसे करके बोले तुम्हें बहू चाहिए थी, ये लो भाभी आए हैं, और बच्चे हैं उनकी देखभाल करनी है। अब हम जो भी करेंगे अब हमें ही करना है। माँ चुप हो गई। अपनी होने वाली चांद सी बहू का जिक्र उन्होंने फिर कभी नहीं किया, और फिर उन्होंने बहू के बारे में कभी बोला ही नहीं। धूप में चमचमाता हरा भरा बगीचा मेरे सामने है। वे पेड़ अब बहुत बड़े हो गए हैं जो बाबा ने लगवाए थे। 3-4 साल पहले बड़े भैया छुट्टी में घर आए थे, कुछ पेड़ वे लगा गए थे, वे भी अभी मेरे बराबर ऊंचे हो गए हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि बाबा ने जो पेड़ लगाए थे और भैया ने जो लगाए थे, जो अब नहीं रहे हमारे साथ, उनके पेड़ अब बड़े बड़े हो गए थे। दूर कुछ गड्ढे और चमक रहे थे जो अम्मा ने
इन झाड़ों में खुदवाए थे, अब उनमें पौधे मुझे रोपने हैं। और बोल रहे हैं कि जो गड्ढे बनवाए थे मम्मी ने, और वो अब मुझे वहाँ पे थोड़े पौधे लगाने हैं। ये लिखाई है हिमांशु जोशी ने। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।